नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके रिवीजन के इस सीरीज में। तो यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं परीक्षा वाणी वन लाइनर अपडेटेड 2026। इस क्रम में हमारा इतिहास का ये दूसरा सेशन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक संस्कृति से। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो वैदिक संस्कृति, इसका काल रहा 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व आपको देखने को मिलता है। पहला पॉइंट देखिए, प्रत्येक वेद को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो क्रमशः प्रत्येक वेद को जो है कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो क्रमशः संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एवं उपनिषद। प्रत्येक वेद को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 4 भाग। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। तो ये जो वेद हैं, वेद को 4 भागों में बांटा गया है। संहिता में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। प्रत्येक वेद को 4 भागों में बांटा गया है। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व किस प्रदेश में हुई थी? तो सप्त सैंधव में। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना किस प्रदेश में हुई थी? सप्त सैंधव। कहाँ हुई थी? सप्त सैंधव में हुई थी। शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनिंद एवं कानव संतक संज्ञक 2 शाखाएं हैं। ठीक है, वाजसनेयी संहिता को माध्यनिंद कहा गया है। वाजसनेयी संहिता की रचना किस शैली में की गई? तो केवल पद्य शैली में। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके लिए हो सकता है। क्या बोल रहा है कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनिंद एवं कानव संज्ञक 2 शाखाएं हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्य निंदन एवं कनव संज्ञक 2 शाखाएं हैं। वाजनेयी संहिता को माध्य निंदन कहा जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद का 2 शाखा, माध्य निंदन और कनव। तो वाजसनेयी संहिता को माध्य निंदन कहा गया है। वाजसनेयी संहिता की रचना किस शैली में की गई? तो याद रखिए, वाजसनेयी संहिता यानी कि माध्य निंदन, इसकी जो रचना ये केवल पद्य शैली में हुई, केवल पद्य शैली। इस चीज़ को याद रखिए। त्रयी के नाम से, त्रयी नाम है 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। त्रयी नाम है 3 वेदों का, इसमें अर्थववेद नहीं आता। त्रयी में जो है अर्थववेद नहीं आता। त्रयी नाम है 3 वेदों का, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। इसमें आपका अर्थववेद नहीं आता। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं। वैदिक नदी कुंभा, कुरुमु, गोमती, जिसको गोमल भी बोलते हैं, तथा सुवास्तु यानी स्वात का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? अफगानिस्तान में। तो ये जो नदियों के नाम यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, वैदिक नदी कुंभा, कुरुमु, गोमती और सुवास्तु, स्वात का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? अफगानिस्तान में। भारत के किन स्थलों की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा, अहिच्छत्र, मथुरा, आलमगीर, रोपड़, श्रावस्ती और काम्पिल्य से। भारत के वैसे कौन से स्थल जहाँ की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य, तो लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अतरंजी खेड़ा, अहिच्छत्र, मथुरा, आलमगीरपुर, रोपड़, श्रावस्ती और काम्पिल्य। कहाँ? अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अहिच्छत्र, मथुरा, आलमगीरपुर, रोपड़, श्रावस्ती और काम्पिल्य से मिले हैं। चलिए, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। उपनिषद जो पुस्तक है ये दर्शन पर आधारित है। जो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन शहर तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो जो तक्षशिला है सिंधु और झेलम के बीच अवस्थित है। ये दोनों प्रश्न एकदम पूरा रट जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है, और प्राचीन शहर तक्षशिला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। देखिए, ऋग्वेद में वर्णित नदियाँ एक दृष्टि में हम लोग अब देखेंगे, जैसे परुसनी, ठीक है, ये रावी के तट पर है। परुसनी इसका आधुनिक नाम, ये पुराना नाम है। रावी का पुराना नाम क्या है? परुसनी, और नया नाम, आधुनिक नाम रावी। वितस्ता को अब हम लोग, वितस्ता ये झेलम का पुराना नाम है। जो वितस्ता है ये झेलम का पुराना नाम है। याद रखिए, जो वितस्ता ये झेलम का पुराना नाम है। अस्किनी जो है ये चिनाब का पुराना नाम है। अस्किनी को ही चिनाब बोलते हैं। परुसनी रावी को बोलते हैं, वितस्ता झेलम को बोलते हैं, अस्किनी चिनाब को बोलते हैं। अस्किनी जो है चिनाब अस्किनी। विपाशा जो है व्यास को बोलते हैं। विपाशा किसे बोलते हैं? व्यास को बोलते हैं।
ठीक है। फिर याद रखिए जो गोमती है, गोमल, क्रुमु, कुर्रम, कुंभा, काबुल, सुवास्तु, स्वात। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये जो चारों है, गोमल, कुर्रम, काबुल, स्वात, ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि ये चारों कहाँ स्थित है, तो ये अफगानिस्तान में इसका स्थान निर्धारित किया गया है। इसके बाद याद रखिए दृश्यद्वती, दृश्यद्वती याद रखिए घग्घर को कहा जाता है। दृश्यद्वती किसे कहा जाता है? घग्घर को। दृश्यद्वती किसे कहा जाता है? घग्घर को कहा जाता है। दृश्यद्वती किसे कहा जाता है बाबू? घग्घर को। दृश्यद्वती किसे कहा जाता है? घग्घर को कहा जाता है। दृश्यद्वती किसे कहा जाता है? घग्घर को। सतुद्री, सतुद्री किसे कहते हैं? सतलज। सतुद्री किसे कहते हैं? सतलज को। सतुद्री किसे कहते हैं? सतलज को। सदानीरा किसे? गंडक को। हिरनयनी, हिरनयनी किसे? तो सिंधु को। सदानीरा गंडक को। सदानीरा किसे कहते हैं? गंडक को, ठीक है। और सतलज को क्या कहते हैं? सतुद्री। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिरण्यनी, हिरण्यनी सिंधु कहते हैं, ये पूछ लिया गया IAS 96 1996 IAS का जो एग्ज़ाम हुआ था UPSC का, उसमें ये पूछा गया है। हिरण्यनी ये सिंधु को कहते हैं। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण एवं वर्ण व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो वर्ण एवं वर्ण या वर्ण व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, ठीक है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण एवं वर्ण व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम? तो याद रखिए जो वर्ण या वर्ण व्यवस्था शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, ठीक है। 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमको क्या मिलता है? वर्ण या वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार हैं, ठीक है। महाभारत मूलतः मानी जाती है जय संहिता के रूप में, इसे भारत या सप्त साहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो याद रखना है आपको ये पॉइंट कि जो महाभारत मूलतः मानी जाती है जय संहिता के रूप में, ठीक है, इसे भारत या सप्त साहस्त्री संहिता, महाभारत को सप्त साहस्त्री संहिता भी कहते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे यदु, द्रुह्य, पुरु, अनु, तुवर्ष, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में कौन कौन आएगा? यदु, ठीक है, द्रुहयु, पुरु, अनु, तुवर्ष। चलिए अब यहाँ पर देखिए वेद, उपवेद, पुरोहितों एवं उनके विषय एक दृष्टि में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी, ठीक है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौशितकी। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले वो पुरोहित क्या कहलाते हैं? होता या होत्र, ठीक है। ऋग्वेद विषय स्रोत एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद में आपको स्रोत एवं प्रार्थनाएं मिलेंगे। ऋग्वेद में आपको स्रोत और प्रार्थना मिलेगा। तो ऋग्वेद के बारे में एक बार रिवाइज करिए। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी, इनको पढ़ने वाले को होता या होत्री कहते हैं। और किससे संबंधित है ऋग्वेद? तो स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ एवं तैत्तिरीय, शतपथ एवं तैत्तिरीय। और यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं अथर्वणीय कहलाते हैं। यजुर्वेद इसमें क्या क्या है? तो यजुर्वेद में आपको स्रोत और कर्मकांड की चर्चा, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थना की चर्चा ऋग्वेद में, और स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद में, स्रोत एवं कर्मकांड यजुर्वेद में आपको मिलेगा। उसके बाद सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद, ठीक है। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? तो सामवेद का। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का। जो गंधर्व वेद है किसका उपवेद है? सामवेद का उपवेद है। गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का उपवेद है। जो गंधर्व वेद है ना, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस एवं जैमिनीय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस एवं जैमिनीय, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस एवं जैमिनीय। और इसको जो गाते हैं उद्गाता कहलाते हैं। और संगीत में स्रोत है सामवेद। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका उपवेद है स्थापत्य वेद या शिल्प वेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? स्थापत्य वेद या शिल्प वेद। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। और इसको पढ़ने वाले ब्रह्मा कहलाते हैं। और इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित विषय आपको देखने को मिलेगा।
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से चारों को। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है स्थापत्यवेद या शिल्पवेद। ठीक है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ किसमें? यजुर्वेद से संबंध, शतपथ यजुर्वेद। सामवेद पंचवीस और जैमिनीय और अथर्ववेद गोपथ, याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो चारों पॉइंट है ये सुमेलित है। ब्रीही, ब्रीही किसको कहते हैं? चावल। मुदग मतलब मूंग, यब मतलब जौ और इच्छू मतलब गन्ना। इच्छू, ईख भी बोलते हैं कहीं कहीं, इच्छू ईख गन्ना को। यब जो है जौ को बोला जाता है, मुदग जो है मूंग को बोला जाता है, मुदग मूंग को। और व्रीही मतलब चावल। ठीक है, व्रीही किसको बोलते हैं? चावल को व्रीही बोलते हैं। चलिए, वैदिक साहित्य का सही क्रम पूछ रहा है, तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद। ऊपर भी ये प्रश्न आपका आ चुका है, क्रम से जाने के लिए ऊपर फर्स्ट में ही ये आपको देखने को मिला होगा। तो वैदिक साहित्य का क्रम क्या है? तो पहले संहिता आएगा, संहिताएं, ब्राह्मण, ठीक है, अर्णयक, फिर उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद। इसका आप क्रम ऐसे याद रखते हैं, संहिता, एस फॉर संहिता, बी फॉर ब्राह्मण, ठीक है, अर्णयक, ए फॉर अर्णयक और यू फॉर तो सबाऊ, एस बी सबाऊ, सबाऊ याद रख सकते हैं। वैदिक साहित्य का क्रम सबाऊ। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद, सबाऊ, ऐसे याद रखिए। चलिए, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में अधोलिखित कथन सत्य है। यहाँ पे ये दोनों पॉइंट है, ये सत्य है आपका। ठीक है, धर्म एवं ऋतु। ठीक है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। जो धर्म है ये व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था। ऋतु क्या था? ये एक मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, वैदिक देवताओं को पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को। ठीक है, अधोलिखित उपनिषद कालीन राजा तथा राज्य सुमेलित है। तो देखिए, जो अश्वपति है ये केकई राज्य से संबंधित है। अश्वपति, केकई राज्य के राजा अश्वपति, विदेह के राजा जनक, विदेह के राजा जनक, पांचाल के प्रवाहन जाबाली और काशी के अजातशत्रु। तो याद रखिए, अश्वपति कहाँ के राजा हैं? केकई, केकई के। अश्वपति केकई के राजा है, जनक विदेह के राजा हैं, प्रवाहन जाबाली पांचाल के और अजातशत्रु काशी के राजा हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला देखिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्ययी भी कहा जाता है। सिंधु को याद रखिए, हिरण्ययी भी कहा जाता है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा श्वेताश्वतर में मिलता है। उपनिषद है श्वेताश्वतर। तो किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद श्वेताश्वतर में। अंतःकरण चातुष्टय क्या है? अंतःकरण चातुष्टय क्या है? तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चातुष्टय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अंतःकरण चातुष्टय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है, देखिए, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई। ठीक है, तो याद रखिए, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना कौन सा अभिलेख देता है? तो बोगज कोई अभिलेख देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला देखिए, किस ग्रंथ में पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? तो शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में। ध्यान रखना है आपको, जो शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो याद रखिए, यजुर्वेद का। शतपथ और तैत्तिरीय जो है, शतपथ और तैत्तिरीय ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ और तैत्तिरीय जो है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख हमको किसमें? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है, या फिर यजुर्वेद भी आप कह सकते हैं। ठीक है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किस वेद का संकलन?
ठीक है, ऋग्वेद यानी सामवेद का जो संकलन है किस पे आधारित है, ऋग्वेद पर। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों के आदि देश के बारे में किसने लिखा, बाल गंगाधर तिलक। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान वर्तमान में किस एक नदी के रूप में की जाती है, चिनाब। ठीक है, वैदिक नदी अस्किनी की जो पहचान है वर्तमान में किस नदी के रूप में की जाती है, तो चिनाब। अस्किनी चिनाब, अस्किनी चिनाब। ठीक है, पुरुषार्थ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार में कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई थी, तो आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ। याद रखिए, आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ ये वैदिक काल में प्रचलित हुई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में, सॉरी वर्ण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई। ये जो पुरुषार्थ है और आश्रम व्यवस्था है, पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था ये उत्तर वैदिक काल में, कौन से काल में, तो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई। आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ उत्तर काल में प्रचलित हुई, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, तो लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा, अपाला। वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की, तो लोपामुद्रा, घोषा, विश्वआरा, ठीक है, और अपाला। इस चीज़ को ध्यान। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई, एशिया माइनर भी बोलते हैं बोगज कोई को, बोगज कोई अभिलेख को एशिया माइनर भी बोलते हैं। तो 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई के अभिलेख से किन देवी देवताओं की सूची मिलती है, तो बोगज कोई अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य की सूची मिलती है। बोगज कोई अभिलेख में आप देखिएगा तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की जो है हमको सूची मिलती है। बोगज कोई अभिलेख में किन देवताओं की सूची मिलती है, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य की। ठीक है, किस सूत्र से यज्ञ वेदियों को मापने का साक्ष्य मिलता है, तो किस सूत्र में यज्ञ वेदियों को मापने का साक्ष्य, तो सुलभ सूत्र में। ठीक है, यज्ञ वेदियों को मापने का साक्ष्य हमको किसमें मिलता है, सुलभ सूत्र में। चलिए, ऋग्वेद के 10वें मंडलों से संबद्ध प्रमुख विषयों से पूछे गए प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर देखिए 10वें मंडल से कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है, तो 10वां मंडल में तृतीय मंडल देखिए तृतीय मंडल, तो तीसरा जो मंडल है ना, 10 मंडल है, तो 10 मंडल है ना ऋग्वेद में, तो 10 मंडल में से आपको तीसरा मंडल याद रखना है। तीसरा मंडल में क्या क्या पूछा गया, तो गायत्री मंत्र, तीसरा मंडल। ठीक है, फिर विश्वामित्र नदी संवाद, एवं यह मंडल सविता को अर्पित है। सविता मतलब सूर्यदेव, तो गायत्री मंत्र की चर्चा तीसरे मंडल में है। विश्वामित्र नदी संवाद की चर्चा किस में है, तीसरे मंडल में। विश्वामित्र नदी संवाद की चर्चा तीसरे मंडल में है। ठीक है, और सविता, तीसरा मंडल किसको समर्पित है, सूर्य को, यानी सविता को अर्पित है। तो पूछेगा कौन सा मंडल सविता को अर्पित है, तो तीसरा मंडल। फिर सप्तम मंडल से प्रश्न क्या क्या बने हैं, तो दशराज्य युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में। दशराज्य युद्ध का उल्लेख किस में है, सप्तम मंडल में, 7वें मंडल में। वरुण देवता का उल्लेख, वरुण देवता जो 7वां मंडल है किसको समर्पित है, वरुण देवता को। ठीक है, सूर्य देवता को तीसरा मंडल, और 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है, जो वरुण देवता को समर्पित है। जो 7वां मंडल है वरुण देवता को समर्पित है। दशराज्य युद्ध जो है 7वां मंडल में है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित मंडल है। देखिए अभी तक 3 देवता हम लोग पढ़ चुके हैं। जो सूर्य देवता को समर्पित मंडल तीसरा मंडल, सूर्य देवता को, वरुण देवता को समर्पित है 7वां मंडल, और सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। 9वां मंडल सोम देवता, 9वां मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। 10वां मंडल की बात करें तो इसमें विवाह संस्कार की चर्चा है। पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की उत्पत्ति 10वें मंडल में है। पुरुरवा उर्वशी संवाद, ठीक है, पुरुरवा उर्वशी संवाद किस में है, 10वें मंडल में। पुरुरवा उर्वशी संवाद किस में है बाबू, 10वें मंडल। यम और यमी संवाद, यमी संवाद 10वें मंडल में। ईला संवाद का समावेश इसी मंडल में है। तो 10वां मंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या क्या है 10वें मंडल में, एक आपका विवाह संस्कार है। पुरुष सूक्त के 4 वर्ण जो है वो है पुरुरवा उर्वशी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद 10वें मंडल में है। ईला संवाद 10वें मंडल में, और यमी संवाद 10वें मंडल। ठीक है, सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां मंडल, वरुण देवता को समर्पित मंडल 7वां मंडल। ठीक है, तो ये सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क मतलब निशाका,
तो ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के स्वर्ण आभूषणों के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सिक्के के अर्थ में। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का जो प्रयोग है गले के स्वर्ण आभूषण के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण स्वर्ण आभूषणों के लिए होता था। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के स्वर्ण आभूषणों के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? सिक्का के अर्थ में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है, इसमें याद रखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगण। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम राहुगण। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो रावी यानी परूसनी नदी किनारे। ऋग्वैदिक काल में जो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध है किस नदी के किनारे लड़ा गया था? रावी यानी परूसनी नदी के किनारे। देखिए, ये जो शतपथ ब्राह्मण है, बता सकते हैं किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि, तो राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण, ये राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम तथा इस पेपर नामाकृत देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, इसको सोम मंडल भी कहते हैं। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा या देवीत्मा या नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती को। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी है, तो ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा भी कहा गया है। चलिए, सभा, समिति और विदथ किस युग की संस्थाएं? वैदिक युगीन। सभा, समिति और विदथ किस युग की संस्थाएं थी? तो वैदिक युगीन। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में याद रखिए, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ हैं। ठीक है, देखिए आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो अथर्ववेद। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो आयुर्वेद है ना, ये किसका उपवेद है? तो आयुर्वेद उपवेद पूछेगा तो ऋग्वेद का है। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखिए, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ? अथर्ववेद। इसमें ब्रह्मदेव की जो अथर्ववेद है इसको ब्रह्मदेव भी कहते हैं। अगला पॉइंट है लघु वेद, ऐतिहासिक वेद, पुरुष मेध यज्ञ, पुनर्जन्म सिद्धांत, विदेह माधव की कथा, पुरुरवा उर्वशी व्याख्यान और उपनयन संस्कार आदि का वर्णन किस सर्वाधिक बृहद एवं प्रमाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, लघु वेद, ऐतिहासिक वेद, पुरुष मेध यज्ञ, पुनर्जन्म सिद्धांत, विदेह माधव की कथा, पूर्वा उर्वशी आख्यान, उपनयन संस्कार शतपथ ब्राह्मण वर्ण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण, माधव की कथा, शतपथ ब्राह्मण। तो ऐसे चीज़ों को याद रखिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर यानी कि मुख्य केंद्र समझा जाता था? तो कुरु एवं पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर यानी मुख्य केंद्र किसको समझा जाता था? कुरु एवं पांचाल को। उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? कुरु एवं पांचाल को। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है ये किस वेद में? ऋग्वेद में। यह वेद स्त्रोतों का संकलन है। ठीक है, तो याद रखिए, गोत्र ऋग्वेद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी राजतंत्र, वंश परंपरागत थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थे? राजतंत्र थी। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया? जौ। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता युद्ध का देवता कौन था? इंद्र। याद रखना है आपको, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता और जिसको युद्ध का देवता भी बोलते हैं वो है इंद्र। सर्वाधिक लोकप्रिय देवता और युद्ध का देवता किसे बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। किनको बोलते हैं? इंद्र को बोलते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था पशुपालन एवं कृषि। ठीक है, याद रखना है, जो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और कृषि। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी।
भाषा संस्कृत। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी। वैदिक काल में लोहे के हल का प्रयोग किया गया तथा किस जानवर को अघन्या माना जाता है? गाय। ठीक है, अगला देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से? ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। अगला देखिए, पुराणों के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नोत्तर निम्नलिखित हैं। यानी कि पुराण से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए? तो देखिए, पहला, पुराणों की संख्या पूछी जाती है तो 18। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी। तो अगर आपसे पूछ लूँ मैं कि मौर्य वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो मौर्य वंश की जो जानकारी है ये विष्णु पुराण से मिलता है। मौर्य वंश की जानकारी हमको विष्णु पुराण से। ठीक है। और तीसरा पॉइंट पुराण से संबंधित, वायु पुराण, विष्णु पुराण तथा ब्राह्मण ग्रंथ गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो याद रखिएगा, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालने में महत्व है। तो एक तो वायु पुराण याद रखिए, वायु पुराण ये गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, फिर विष्णु पुराण, फिर ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो याद रखिए, गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, मौर्य वंश की जानकारी हमको विष्णु पुराण से। ठीक है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण। ठीक है, और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण। देखिए, वायु कैसा होता है? गुप्त होता है। वायु जो होता है गुप्त होता है, देख पाते हैं उसको? नहीं देख पाते हैं, इसलिए वायु पुराण गुप्त वंश। और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। देखिए, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय, सर्ग जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। प्रतिसर्ग मतलब होता है प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। वंश, मनवंतर महायुगों का वर्णन और वंशानुचरित बताए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिए, अमरकोश में पुराणों के 5 विषय के बारे में बताया गया है। अमरकोश में जो है किसकी चर्चा है? तो पुराणों के 5 विषय के बारे में बताया गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के बारे में बताया गया है। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता जो है मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो वासुकी ने। किसने? तो वासुकी ने। चलिए, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो धर्मशास्त्र के समय। किस काल में अछूत की जो अवधारणा है, तो याद रखिए, जो अछूत की अवधारणा ये किस काल में उद्धृत हुई? तो धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, धर्मशास्त्र के समय। ठीक है, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। कितना? तो इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, गायत्री मंत्र तथा महामृत्युंजय मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमको मिलता है। जो गायत्री मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। महाभारत के अनुसार जो उत्तरी पांचाल है इसकी राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र में। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, तो उपाध्याय कहलाता था। अब आइए, ऋग्वेद के मंडल एक दृष्टि में इसको फटाफट से देख लेते हैं। 1 से लेकर 10 मंडल है ना, तो 10 मंडल को हम लोग देख लेते हैं और कौन से मंडल की क्या विशेषता है वो भी हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला मतलब प्रथम मंडल संबंधित ऋषि मधुछंदा, दीर्घतमा, मधे, मेधातिथि, अगस्त्य आदि। ठीक है, जो प्रथम मंडल है इस मंडल के 50 सूक्त कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। जो पहला मंडल है, पहला मंडल के 50 सूक्त किसके द्वारा? कण्व ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। इस मंडल के ऋषियों को सत्यचीन की संज्ञा प्रदान की गई है। जो प्रथम मंडल के ऋषि हैं, तो प्रथम मंडल के ऋषियों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? सत्यचीन की संज्ञा। सत्यचीन की संज्ञा। दूसरा मंडल की बात करें
तो ये इससे संबंधित ऋषि कौन कौन से हैं? तो गुत्समद और उनके वंशज, ठीक है। गुत्समद ऋषि को विश्व के प्रथम अभियंता की संज्ञा, तो याद रखिए जो गुत्समद ऋषि है, जो गुत्समद ऋषि, इनको विश्व का प्रथम अभियंता की संज्ञा प्रदान किए जाने का उल्लेख इसी मंडल में है। तो गुत्समद ऋषि को विश्व का प्रथम अभियंता की संज्ञा प्रदान किए जाने का उल्लेख किस मंडल में है? दूसरा मंडल। तो गुत्समद ऋषि संबंधित हैं, तो याद रखिए दूसरे मंडल से। और ये विश्व के प्रथम अभियंता इनको कहा जाता है, गुत्समद ऋषि को विश्व का प्रथम अभियंता कहा जाता है, गुत्समद ऋषि को, और दूसरे मंडल से संबंधित है। तीसरा मंडल की अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट मंडल है ये आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा मंडल तीसरे मंडल से संबंधित जो ऋषि हैं वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र को प्रथम धर्म गुरु की संज्ञा, देखिए जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र को प्रथम धर्म गुरु की संज्ञा प्रदान किए जाने का उल्लेख तीसरे मंडल में है। विश्वामित्र नदी संवाद, तीसरे मंडल, विश्वामित्र नदी संवाद की चर्चा तीसरे मंडल में। विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु की संज्ञा प्रदान किए जाने का उल्लेख किसमें? तीसरे मंडल में। जो तीसरा मंडल है, इस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसका उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना था। गायत्री मंत्र का उल्लेख अनार्यों को आर्य बनाना। मंडल संहिता सूर्य को, यानी सूर्य भगवान को ये समर्पित है। चलिए चौथा मंडल की बात करें तो ये वामदेव से संबंधित है। जो चौथा मंडल है ये वामदेव ऋषि से संबंधित है, ठीक है। जो चौथा मंडल है, कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं तथा कृषि यंत्रों का उल्लेख चौथे मंडल में मिलता है। कृषि से संबंधित प्रक्रिया तथा कृषि यंत्रों का जो उल्लेख है ये चौथे मंडल में हमको देखने को मिलता है। चलिए छठा मंडल है, छठा मंडल ये भारद्वाज से संबंधित है। छठा मंडल भारद्वाज से संबंधित है। सप्तम मंडल, सातवां मंडल ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। सातवां मंडल किस ऋषि से संबंधित है? तो ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। किन से संबंधित है? ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। इस चीज़ को याद रखें। जो सातवां मंडल है, सातवां मंडल के बारे में याद रखिएगा, वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है। पहला पॉइंट, सातवां मंडल कौन से ऋषि से संबंधित है? तो ऋषि वशिष्ठ से। इसमें दशराज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है सातवें मंडल में, और यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए, तो इसको याद रखें। दशराज्य युद्ध की चर्चा किसने? सातवें मंडल में। और वरुण देवता को समर्पित कौन सा मंडल? सातवां मंडल वरुण देवता को समर्पित है, ठीक है। आठवां मंडल याद रखिएगा, आठवां मंडल जो है ये कनव और अंगिरस ऋषि से संबंधित है। आठवां मंडल ये कनव और अंगिरस ऋषि से संबंधित है, और इसमें बाल खिल्य सूक्तों को स्थान दिया गया। बाल खिल्य सूक्तों को स्थान दिया गया है आठवें मंडल में। बाल खिल्य सूक्तों को स्थान दिया गया है आठवें मंडल में, ठीक है। नौवां मंडल की अगर बात करेंगे तो नौवां मंडल जो है ना, इसमें पवमान और सोम देवता सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखिए, नौवां मंडल से संबंधित है। सोम देवता नौवां मंडल, और इस मंडल में वर्णित समस्त 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित हैं। इसे सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहते हैं। नौवां मंडल को पवमान मंडल या सोम मंडल भी कहते हैं। इस मंडल के ऋषियों को पावमान्या की संज्ञा, नौवें मंडल के जो भी ऋषि हैं उनको पवमान्या की संज्ञा दी जाती है। 10वां मंडल काफ़ी महत्वपूर्ण मंडल है, ठीक है। 10वां मंडल के बारे में याद रखें। सबसे पहले इनसे संबंधित ऋषि के बारे में याद रखें। त्रित, विमद, श्रद्धा, कामायनी, ये सब 10वें मंडल से संबंधित है। और 10वां मंडल के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है? नासदीय, नदी, सूर्य, पुरुष सूक्त का वर्णन। नासदीय, नदी, सूर्य एवं पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में किया गया है। सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार 10वें मंडल। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण 10वां मंडल। पुरुर्वा उर्वशी, यम यमी संवाद, शर्मा पानी संवाद, ईला संवाद, ये सब 10वां मंडल में सबका चर्चा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण? तो बहुत इजी है, अथर्ववेद। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए, भगवान इंद्र के लिए। पुरंदर शब्द का यूज किसके लिए हुआ है? भगवान इंद्र के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित? जयामिति। जो सुलभ सूत्र है किस विषय से संबंधित किताब है? तो जयामिति से। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयामिति। अस्तो मा सद्गमय एवं अहम ब्रह्मसिम कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से, ठीक है। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। अस्तो मा सद्गमय। और अहम ब्रह्मसिम कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चलिए चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से।
चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? सांख्य। वह कौन सी दस्तकारी थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो लुहार या लुहारगिरी। वह कौन सी दस्तकारी है? वो कौन सी दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो लुहारगिरी। लुहार या लुहारगिरी व्यवहार में नहीं लाई गई। प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ प्राप्त होती है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में। श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा कहाँ प्राप्त होती है? मोक्ष की चर्चा ये श्वेताश्वतर उपनिषद में। मोक्ष की जो चर्चा है श्वेताश्वतर उपनिषद में। अब यहाँ पर सही सुमेलित, यहाँ पर जो F तक पॉइंट दिए हुए हैं ये सभी सुमेलित हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन के पतंजलि। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। और वैशेषिक दर्शन के कनाद व उल्लुक। मीमांसा दर्शन कर्म सिद्धांत जैमिनी। और वेदांत दर्शन के बादरायन ब्रह्मसूत्र। याद रखिए, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। न्याय दर्शन के गौतम। वैशेषिक दर्शन कनाद व उल्लुक। और मीमांसा दर्शन का जैमिनी। और वेदांत दर्शन का बादरायन ब्रह्मसूत्र। चलिए, यहाँ पर सही सुमेलित है ये जितने भी पॉइंट है। सांख्य दर्शन, ठीक है, वास्तविक सांख्य दर्शन की कौन है? कपिल है। सांख्य दर्शन मोक्ष प्राप्ति का तरीका कैसे इसमें होता है? तो वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण, आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ये सांख्य दर्शन में कहा गया है। वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण ये सांख्य दर्शन में है। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन। न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति का तरीका है तार्किक चिंतन। मीमांसा दर्शन में ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का तरीका वैदिक अनुष्ठान करना, कर्म सिद्धांत, मीमांसा दर्शन। और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से संबंधित है। चलिए, ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था? जन या विष। ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था? जन या विष कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था? पुरोहित। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता करने के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था? पुरोहित। ऋग्वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए सबसे प्रमुख अधिकारी पुरोहित। ऋग्वैदिक काल में कबीला को क्या कहते थे? जन या विष कहते थे। जन या विष। ऋग्वैदिक काल में कबीला को क्या कहा जाता है? जन या विष। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ। ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था है वो कौन सी? विदथ है। ऋग्वैदिक युग की जो प्राचीनतम संस्था वो विदथ है। विदथ। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह। जो अनुलोम विवाह क्या है? तो उच्च वर्ण पुरुष, इसका मतलब समझिए, यानी कि कोई ब्राह्मण जाति का है, पुरुष है, और वो अगर मान लीजिए किसी क्षत्रिय नारी के साथ विवाह कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे अनुलोम विवाह उसको हम लोग कहेंगे। ठीक, तो ये चीज़ कहने का मतलब है। प्रतिलोम विवाह क्या है? जब उच्च वर्ण की नारी, ठीक है, नारी उच्च वर्ण की नारी, ठीक है, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तो प्रतिलोम। एक है अनुलोम। अनुलोम में जो है ना उच्च वर्ण का पुरुष होगा। अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ण का, और प्रतिलोम में जो है नारी उच्च वर्ण की, नारी उच्च वर्ण की। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अधोलिखित प्रश्नोत्तर सत्य है। यहाँ पे अर्थवेद का कोई अर्णयक नहीं है, सही है। जो अर्थवेद है, क्या अर्थवेद का कोई अर्णयक है? तो नहीं, इसका कोई अर्णयक नहीं। अर्थवेद का कोई अर्णयक नहीं है। अर्थवेद का कोई अर्णयक नहीं है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा, सही बात है। श्रुति तथा निगम वेदों की संज्ञा है। श्रुति तथा निगम क्या है? वेदों की संज्ञा है। श्रुति तथा निगम क्या है? वेदों की संज्ञा। श्रुति तथा निगम जो है वेदों की संज्ञा है। कर्म कांड का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। कर्म कांड यजुर्वेद। और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, बता सकते हैं? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख गोपथ ब्राह्मण में। कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख किसमें है? गोपथ ब्राह्मण में। कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख किसमें? गोपथ। कैवल्य की अवधारणा गोपथ ब्राह्मण, ऐसे याद रखिए। ठीक है, यज्ञ की टूटी फूटी नाव के समान यह वाक्य मुंडकोपनिषद में कहा गया है। एक यज्ञ एक टूटी फूटी नाव के समान है, ये बात किसमें कहा गया? मुंडकोपनिषद में।
एक यज्ञ एक टूटी फूटी नाव के समान है, ये किसमें कहा गया है? मुंडकोपनिषद में। यज्ञ एक टूटी फूटी नाव के समान है, ये वाक्य किसमें कहा गया है? तो मुंडकोपनिषद में कहा गया है। ठीक है, चलिए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण। आदि काव्य किसे कहते हैं? रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। यहाँ पर देखिए अधोलिखित सही सुमेलित हैं। यहाँ जितने भी पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं सभी सही सुमेलित हैं। जैसे देखिए ब्रह्म विवाह, ठीक है, ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह। समान वर्ण या जाति का विवाह, इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। समान वर्ण या जाति का विवाह ब्रह्म विवाह। आर्ष विवाह, आर्ष विवाह किसे कहते हैं? तो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। आर्ष विवाह किसे कहते हैं? तो कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह। असुर विवाह की बात करें तो क्रय विवाह को असुर विवाह कहते हैं। और गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह। असुर विवाह मतलब क्रय विवाह, प्रेम विवाह गंधर्व विवाह। इस चीज़ों को याद रखिए। चलिए, विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? ऋग्वेद में। जो आपका विवाह सूक्त है यह ऋग्वेद में पाया गया है। विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला जो विवाह सूक्त है किसमें पाया गया है? ऋग्वेद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति का संबंध किससे है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र तीसरा मंडल। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता बड़े पैमाने पर स्त्रियां बुनाई कार्य करती थी। बड़े पैमाने पर स्त्रियां उत्तर वैदिक काल में जो स्त्री होती थी वो बड़े पैमाने पर बुनाई कार्य करती थी, ये सत्य है। चित्रित, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी। उत्तर वैदिक काल की सबसे बहुत बड़ी विशिष्टता क्या थी? तो चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड ये उत्तर वैदिक काल की विशिष्टता थी। ठीक है, लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। यज्ञों में पशु बलि की अधिकता थी। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में पशु बलि की अधिकता थी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख कहाँ? शतपथ ब्राह्मण में। पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला स्पष्ट उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। सर्वप्रथम किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्यवस्था की गई है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। बृहदारण्यकोपनिषद। सर्वप्रथम किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्यवस्था? देखिए, एक तो प्रश्न अगर पूछेगा पुनर्जन्म सिद्धांत का पहला उल्लेख स्पष्ट रूप से कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रणालीगत व्यवस्था की गई? तो बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में। उपवेदों के बारे में अधोलिखित कथन सत्य हैं, यानी कि ये दोनों जो कथन है ये सत्य हैं। ये वेदों की सहायक हैं जिनका संबंध लौकिक विषयों से है। उपवेद के बारे में कहा गया है जो उपवेद होते हैं ये वेदों की सहायक हैं और इनका संबंध लौकिक विषयों से है। जो उपवेद हैं, उपवेदों इनकी संख्या 4 है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। जो आयुर्वेद है किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद है यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। और शिल्पवेद अर्थवेद का उपवेद है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। आर्यों का सर्वमान्य मूल निवास स्थान एशिया माइनर। अधोलिखित कथन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, ये ग्रंथ व कथन संवाद सही सुमेलित हैं। ये सब पूछे गए, PYQs है। देखिए याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य। बृहदारण्यक उपनिषद से गार्गी संवाद। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद ये बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद कहाँ पे आपको मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है। अतिथि देवो भव जो है तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है। यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद से। यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद से संबंधित है। ठीक है, यम और नचिकेता संवाद किससे संबंधित है? कठोपनिषद से। फिर है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
ये कहाँ से, किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, बृहदारण्यक उपनिषद से। यम और नचिकेता संवाद कठोपनिषद। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से। अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से। फिर एक है आपका तत्त्वमसि या खलिवंद ब्रह्म महावाक्य, ठीक है, का मूल कहाँ से प्राप्त होता है? तो छंदोग्य उपनिषद से। तत्त्वमसि या खलविंदम ब्रह्म महाकाव्य, तत्त्वमसि या खलविंदम ब्रह्म महाकाव्य, ये छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। एक सेकेंड। फिर याद रखना है आपको यहाँ पर वेदांत के प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद सम्मिलित है। तो वेदांत के प्रस्थान त्रयी में क्या क्या सम्मिलित है? एक तो आपका भगवत गीता सम्मिलित है, ब्रह्मसूत्र सम्मिलित है और उपनिषद सम्मिलित है। तो वेदांत के प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है एक भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद सम्मिलित है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अधोलिखित सुमेलित है। तो देखिए कुभा जो है काबुल को कहते हैं, परुसनी रावी को, सदानीरा गंडक को, सुतुद्री सतलज को, विपाशा जो है ब्यास को और बीतस्ता जो है झेलम को, ठीक है, विपाशा ब्यास और बीतस्ता झेलम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैक्स मूलर किस लिए प्रसिद्ध है? तो वेदों के अध्ययन के लिए। मैक्स मूलर किस लिए संबंधित है बाबू? वेदों के अध्ययन के लिए। सैंधव सभ्यता व वैदिक सभ्यता में समानता थी, मूर्ति पूजा। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या समानता थी? तो मूर्ति पूजा की समानता थी। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस चीज़ की समानता थी? मूर्ति पूजा, ठीक है। वैदिक काल में भाग तथा बलि एवं शुल्क क्या थे? राजस्व के साधन। वैदिक काल में भाग और बलि क्या है? तो वैदिक काल में भाग तथा बलि क्या थे? बलि एवं शुल्क क्या थे? राजस्व के साधन थे। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दुह कौन अधिकारी था? तो राजस्व कर जमा करने वाला। वैदिक काल प्रशासन में जो भाग दुह नाम से अधिकारी था, ये क्या करता था? भाग दुह, तो राजस्व जमा करता था, ठीक है। अगला देखिए, सबसे नया अर्थात अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नया अर्थात अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला देखिए, सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? जाबालोपनिषद। 4 आश्रम जाबालोपनिषद में, 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में, 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में। उपनिषदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत। उपनिषदों को किस अन्य नाम से जाना जाता है? वेदांत। वेदांगों जिन्हें शास्त्र की भी संज्ञा दी जाती है, की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या 6। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। और याद रखिए वेदांगों को शास्त्र की संज्ञा दी जाती है, जिसकी संख्या 6 है। चलिए, संहिताएँ, स्मृतियाँ, आरण्यक एवं उपनिषदों में से कौन वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिए स्मृतियाँ, ठीक है। स्मृतियाँ जो हैं ये वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। स्मृतियाँ ये वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है, ठीक है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार आश्रम, तो एक तो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। पुराणों से पूर्व रचित हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद। पुराणों से पूर्व रचित हिंदू दर्शन का स्रोत क्या है? उपनिषद। पुराणों से पूर्व रचित हिंदू दर्शन का स्रोत क्या है? उपनिषद, ठीक है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? आत्मा, परमात्मा, जीव, सृष्टि एवं कर्म से संबद्ध दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है? आत्मा, परमात्मा, जीव, सृष्टि एवं कर्म से संबद्ध दार्शनिक रहस्यात्मक ज्ञान। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर, ठीक है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है? तो श्वेताश्वतर, ठीक है। श्वेताश्वतर इसका अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सत्यकाम जावाल की कथा जो अन्य ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में।
सत्यकाम जावाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? तो व्यापारी थे। पनी जो थे ये व्यापारी थे। ऋग्वैदिक काल में न्यायिक कार्यों का संपादन किसके द्वारा होता था? सभा। ऋग्वैदिक काल में न्यायिक कार्यों का संपादन किसके द्वारा होता था? सभा के द्वारा। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा का जन्म किस काल में हुआ बाबू? उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ओम कहाँ से लिया गया? ओम तो बृहदारण्यक उपनिषद। ओम कहाँ से? तो बृहदारण्यक उपनिषद। किस वेद को अनार्यों की कृति माना जाता है? अथर्ववेद को। अथर्ववेद को। किस वेद को अनार्यों की कृति? तो अनार्यों की कृति अथर्ववेद। अनार्यों की कृति अथर्ववेद को मानते हैं। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, ये सभी सुमेलित हैं। बात करेंगे ऋग्वेद, पूर्व वैदिक। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद या यज्ञ वेद भी बोलते हैं इसको, यजुर्वेद को। ये शतपथ ब्राह्मण, इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण और सामवेद का पंचवीस और जैमिनी। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वैदिक काल में पालागल का क्या अर्थ था? पालागल संदेशवाहक। ऋग्वैदिक काल में पालागल का क्या अर्थ है? संदेशवाहक। ऋग्वैदिक काल में पालागल का क्या अर्थ है बाबू? संदेशवाहक। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा का तात्पर्य, यदि कोई नवयौवना स्त्री का पति ना हो तो वह पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर से संसर्ग कर सकती है। ठीक है। फिर देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। यदु, पुरु, तुवर्स एवं किकट जनजातियों में से कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो किकट जनजाति। ठीक है। यदु, पुरु, तुवर्स, किकट जनजातियों में से, ठीक है, कौन जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? तो किकट जो है ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। बाकी बात यदु, पुरु, तुवर्स ये सब है, लेकिन किकट जनजाति नहीं है। ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश एवं कोष में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्गों का नहीं है? तो कोष। ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में गोत्र, कुल, वंश एवं कोष में कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो कोष जो है ये 3 के वर्ग का नहीं है। ऋग्वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी। चलिए अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय, भूमि, स्त्री एवं जल में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। सही सुमेलित यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए उत्तर वैदिक समाज एक कृषक था। जो उत्तर वैदिक समाज था ये कृषक था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, पशुपालक। ऋग्वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह यानी पशुपालक। मध्यकाल जमींदारी से संबंधित है। मध्यकाल किससे संबंधित है? जमींदारी से। ओके, मध्यकाल जमींदारी से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कृषक है, कृषक ये आपका उत्तर वैदिक समाज से संबंधित है। कृषक का संबंध उत्तर वैदिक समाज, कृषक। चारागाह या पशुपालक ऋग्वैदिक समाज, चारागाह या पशुपालक ऋग्वैदिक समाज। जमींदारी मध्यकाल से संबंधित है, जमींदारी मध्यकाल से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्रश्न और है। ठीक है। क्रम यानी कि कब से कब तक? तो जैसे कि ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का है। ऋग्वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक का है? तो ये आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का। फिर उत्तर वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का पीरियड जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर ब्राह्मण युग का पीरियड 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ब्राह्मण युग का पीरियड है ये आपका 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर सूत्र काल की बात करें, सूत्र काल 700 से 600 ईसा पूर्व। महाकाव्य काल 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। महाकाव्य काल 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको हम लोग। ऋग्वैदिक काल का पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल
1000 से 600 ईसा पूर्व। ब्राह्मण युग 800 से 600, ब्राह्मण युग कब से कब तक? 800 से 600। और फिर महाकाव्य काल 400 से 200, और सूत्र काल 700 या 700 से 300 या फिर 600 से 300। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम प्राचीन काल में क्या नाम था? तो अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। राजा तथा राज्य का सही सुमेलन यहाँ पे करने के लिए कह रहा है। जैसे प्रद्योत की बात, प्रद्योत, ठीक है, अवंती का राजा था। प्रद्योत जो था अवंती का राजा था, ठीक है। फिर उदयन, ये वत्स का राजा था। उदयन जो था वत्स का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। अजातशत्रु मगध का राजा था, ठीक है। प्रद्योत अवंती का राजा था। प्रद्योत याद रखिए अवंती का राजा था। उदयन जो था वत्स का राजा था। प्रसेनजीत कौशल का राजा था। और अजातशत्रु मगध का राजा था। प्रद्योत कहाँ का था? अवंती का। उदयन कहाँ का था? वत्स का। प्रसेनजीत कौशल का। और अजातशत्रु मगध का। चलिए अगला पॉइंट देखिए, स्वर्ण, चांदी, ताम्र एवं रांगा में भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी हैं। देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिया है, स्वर्ण, चांदी, ताम्र और रांगा। इन चारों में सबसे प्राचीन, भारत के सबसे प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से? चांदी। चांदी जो है सबसे प्राचीनतम प्राप्त सिक्का है। सोना, चांदी, ताम्र और रांगा में सबसे प्राचीनतम सिक्का कौन है? तो सबसे प्राचीनतम प्राप्त सिक्का चांदी है। सबसे प्राचीनतम प्राप्त सिक्का भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन है? चांदी के सिक्के। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कौन से हैं? चांदी के सिक्के। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था काशी, किंतु कुछ समय पश्चात मगध सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ, 6ठी शताब्दी का जब प्रारंभ था तो 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था बाबू? काशी। कौन सा था? काशी। किंतु कुछ समय पश्चात मगध सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य बना। चलिए अगला देखिए, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा ये उज्जैन से संबंधित है। उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की कथा का वर्णन महाकवि भास ने अपने किस नाटक में? तो स्वप्नवास दत्तनम ये किसकी रचना है? महाकवि भास, ठीक है। और महाकवि भास ने अपने इस नाटक स्वप्नवास दत्तनम में किस कथा की चर्चा की है? तो उदयन वास दत्ता की चर्चा की है। और स्वप्नवास दत्तनम क्या है? एक नाटक है, रचना भास ने किया। इसमें किसकी चर्चा है? तो उदयनवास दत्ता की चर्चा है। उदयनवास दत्ता की चर्चा है। अब यहाँ पर हम लोग महाजनपद के बारे में एक क्वेश्चन, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो महाजनपद से, खासकर बिहार के पीसीएस में महाजनपद से क्वेश्चन ना रहे ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो देखिए बात करेंगे महाजनपद अंग की। तो देखिए जो अंग है, अंग की राजधानी चंपा और अंग का क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर। मगध की बात करें तो मगध का क्षेत्र गिरिब्रज, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी है। मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज या राजगिरी। और मगध का क्षेत्र पटना गया वाला मगध का क्षेत्र पड़ता है। काशी की बात करें तो वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी और क्षेत्र वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है बाबू? कौशाम्बी है। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। और वत्स का जो एरिया है, ये प्रयागराज के आसपास का एरिया वत्स पड़ता है। जो प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है वो वत्स पड़ता है। प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र वत्स कहलाता है। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। वज्जी की जो राजधानी है मिथिला, वैशाली, विदेह, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा क्षेत्र से संबंधित। वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली या विदेह। वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली या विदेह। कौशल की राजधानी की बात करें श्रावस्ती या साकेत। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। और कौशल की जो क्षेत्र है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। अवंती की बात करें उज्जैनी या महिष्मती। अवंती, उज्जैनी या महिष्मती। जो अवंती है ये क्षेत्र मालवा मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर और पावा। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा। और मल्ल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश देवरिया पड़ता है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य है। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र या काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य है।
अहिच्छत्र या काम्पिल्य है। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। और पांचाल का जो एरिया बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर बात करेंगे चेदी। चेदी की जो राजधानी है सेठीवती और शक्तिमती और क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा का कुछ क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। और क्षेत्र पड़ता है जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। ओके, चलिए बात करेंगे कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। और ये जो कंबोज पड़ता है कहाँ पड़ता है? दक्षिण पश्चिम कश्मीर व अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र। सूरसेन राजधानी मथुरा, और सूरसेन ये उत्तर प्रदेश मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। अस्मक राजधानी पोतन या पोटली है, और क्षेत्र गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक। यहाँ से भी प्रश्न कई बार बने हैं, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन है? अस्मक है। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? अस्मक है। गांधार की बात करें तो तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर में पाकिस्तान में ये आपका पड़ता है। ठीक है, तो राज्य राजधानी एक बार फिर से आपको पता होना चाहिए, एक बार चलिए रिपीट कर लेते हैं इसको। अंग की राजधानी चंपा, मगध गिरिब्रज या राजगिरी, काशी वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी। वत्स ध्यान रखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है वत्स में, याद रखिएगा वत्स और वज्जी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली या विदेह। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती या साकेत। अवंती की राजधानी उज्जयिनी या महिष्मती। मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावा। पंचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्य। चेदी का राजधानी सेठीवती या शक्तिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर। बात करें कंबोज का राजधानी हाटक या राजपुर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली या पोतन, गांधार का तक्षशिला। तो ये सभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से यह प्रकट होता है कि नंद राजा किसके आदेश से? तो नंद राजा के आदेश से। ठीक है, एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? तो उदयन, सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयनित सर्वप्रथम, तो पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है ये कब हुआ, किस शताब्दी में? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ओके, चलिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा। ठीक है, तो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है, श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है अर्धचंद्राकार है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो है अजातशत्रु। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर मगध राज्य वंश का सही कालानुक्रम उल्लेखित है, तो इसका एक ट्रिक है हसीक मसूक सा। ठीक है, हसीक मसूक शाह। ठीक है, हसीक मसूक शाह। ठीक है, देखिए ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश। ठीक है, हसीक मसूक, फिर नंद वंश, मौर्य वंश। यहाँ पे एक क्रम में नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे याद रखें, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मगध वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। ठीक है, और फिर हर्षवर्धन, ऐसे याद रखिए। तो हसीक मसूक शाह से हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मगध, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मगध, शुंग, कण्व और सातवाहन। ठीक है, तो हसीक मसूक शाह से आप क्रम को अच्छे से आप डील कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग। थोड़ा गला फंस रहा है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, मालवा क्षेत्र पर। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग के। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? शिशुनाग के शासनकाल में। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक है, जीवक का संबंध किसके दरबार से? तो बिंबिसार। बिंदुसार नहीं, यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको होगा, एक है बिंदु,
ठीक है, और एक है बिंबी, ठीक है। तो जीवक जो है ना बिंबी, तो यानी कि बिंब में जान डाल देता है। जीवक जान किस में, बिंदु में तो जान नहीं डाल पाइएगा, बिंब में, बिंब यानी कि कॉलम, बिंब जो पड़ता है बिल्डिंग जब बनता है तो बिंब पड़ता है ना, तो बिंब में जान डाल देता है जीवक, बिंब में, बिंब, बिंबी सार, ठीक है। हर एक का सार बिंबी सार, बिंब जो डालते हैं तो जीवक, जान डाल देता है जीवक। तो जीवक किसके दरबार से, बिंदुसार ना बाबा ना, बिंबी सार, ठीक है। पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य एवं चैतक लिच्छवी में कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। यानी कि ये क्वेश्चन तो वन लाइनर फॉर्म में है, तो ये ऊपर जो 4 नाम दिए हुए हैं ये इसके ऑप्शंस है, तो इसमें कौन सा उपयुक्त है। तो देखिए चेतक लिच्छवी, चेतक और लिच्छवी ये उपयुक्त जोड़ा है, ठीक है। बाकी बात जो है ये सभी जोड़ा सही नहीं है। चेतक और लिच्छवी उपयुक्त जोड़ा है, याद रखिएगा, चेतक और लिच्छवी उपयुक्त जोड़ा है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अधोलिखित कथन सत्य है, यानी कि यहाँ पर ए और बी जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है। पहला स्टेटमेंट, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, बिल्कुल सही है। जो मगध एम्पायर है वो भी देखिएगा तो यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय ही आपका उभरा। तो विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठा शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल, ये बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ठीक है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये भी बात आपका सही है। चलिए अगला देखिए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर। जो कालपी नगर है ना, कालपी नगर ये यमुना नदी के तट पर है। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सभी सही है। कुरु की राजधानी ऊपर अभी हम लोग देख चुके हैं, इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली। पांचाल, अहिच्छत्र या काम्पिल्य, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। कौशल की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कौशल को लेकर और वत्स को लेकर, तो ये दोनों थोड़ा ध्यान रखना है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती या साकेत। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है बाबू, कौशाम्बी। चलिए फिर बात करेंगे हम लोग, मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था। तो घनानंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था बाबू, घनानंद। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था, घनानंद, ठीक है। फिर देखिए, किसे उग्रसेन कहा जाता था, महापद्म नंद को। किसे उग्रसेन कहा जाता था, महापद्म नंद को। किसे उग्रसेन कहा जाता था, महापद्म नंद को। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है अजातशत्रु के समय प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किसके काल में प्राप्त हुआ, तो महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ उस समय अजातशत्रु का समय चल रहा था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ किसके काल में, अजातशत्रु के काल में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के समय प्राप्त हुआ। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, तो नागदशक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, तो याद रखिएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण अजातशत्रु के काल में। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। देखिए, दूसरे परशुराम या अप्रोपर परशुराम का अवतार किसको कहा जाता है, महापद्म नंद को। दूसरे परशुराम का अवतार महापद्म नंद को। दूसरे परशुराम का अवतार किनको कहा जाता है, महापद्म नंद को। या फिर अप्रो परशुराम का अवतार महापद्म नंद को, या दूसरा परशुराम महापद्म नंद को। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया, वैशाली को। जो शिशुनाग थे उन्होंने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त दूसरी राजधानी किसे बनाया, वैशाली को। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त दूसरी राजधानी किसको बनाया, तो शिशुनाग ने वैशाली को अतिरिक्त राजधानी, दूसरी राजधानी बनाया। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, महापद्म नंद ने। भारतीय इतिहास में पहली बार विशाल साम्राज्य की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, पहली बार पूछ रहा है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो भारतीय इतिहास में पहली बार विशाल साम्राज्य की स्थापना किसने की, महापद्म नंद ने की। चलिए
पाणिनि किसके मित्र थे? महापदम के, नंद के। पाणिनि किसके मित्र थे? महापदम नंद के मित्र थे। पाणिनि किसके मित्र थे बाबू? महापदम नंद के। पाणिनि किसके मित्र थे? महापदम नंद। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा राजा जैन परंपरा में कुनिक के रूप में विख्यात था? तो कुनिक के रूप में अजातशत्रु, महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ये अजातशत्रु के समय में ही प्राप्त हुआ। और कौन सा राजा जैन परंपरा में कुनिक के रूप में विख्यात था? तो जैन परंपरा में कुनिक के रूप में अजातशत्रु विख्यात हुआ। ठीक है, जैन परंपरा में कुनिक के रूप में विख्यात कौन हुआ? अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद, जिसे यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा है? अग्रमीज। नंद वंश का जो अंतिम शासक सम्राट घनानंद, जिसे यूनानी लेखकों ने, नंद वंश का जो अंतिम शासक है घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को यूनानी लेखकों ने किस नाम से पुकारा? तो अग्रमीज। घनानंद को अग्रमीज नाम से किसने पुकारा? तो यूनानी लेखकों ने। घनानंद को अग्रमीज नाम से किसने पुकारा? यूनानी लेखकों ने पुकारा। फिर देखिए, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिए, वो महाजनपद, देखिए महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में प्राप्त हुए हैं? तो मगध, ठीक है, अस्मक, कंबोज, गंधार और सूरसेन। मगध जनपद, अस्मक, कंबोज, गंधार और सूरसेन, ये सभी जो जनपद के नाम हैं, मगध, अस्मक, कंबोज, गंधार, सूरसेन, इन सभी जनपदों के नाम अष्टाध्यायी में प्राप्त हुए। क्या मगध का नाम अष्टाध्यायी में प्राप्त हुआ है? हाँ, प्राप्त हुआ है। अस्मक, कंबोज का नाम प्राप्त हुआ है अष्टाध्यायी में। हाँ, अस्मक और कंबोज, गंधार, साथ ही साथ सूरसेन का नाम भी अष्टाध्यायी में प्राप्त हुआ है। किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखना है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जो कि गोदावरी तट पर है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन है? तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है अस्मक। अस्मक किस नदी के तट पर? यहाँ पे फंसा सकता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो आप अस्मक सभी को बताएगा। अगर प्रश्न फंसाने के लिए पूछा, हार्ड करना चाहा, तो पूछेगा अस्मक किस नदी के तट पर है? तो अस्मक याद रखिए गोदावरी नदी के तट पर। क्या कृष्णा नदी के तट पर है? ना बाबा, अस्मक गोदावरी, गो, आगू आओ, ऐसे कुछ ट्रिक लगा के याद रख सकते। अगो, ठीक है। तो अस्मक गोदावरी नदी के तट पर। चलिए देखिए, अधोलिखित कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य है। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ये सभी सही है। पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। श्रेणी जो है, जो श्रेणी है, ये व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। ठीक है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखती थी। तो श्रेणी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो श्रेणी के बारे में क्या क्या पॉइंट याद रखना है? पहला, जो श्रेणी है, ये व्यापारियों और कारीगरों का संगठन। श्रेणी क्या है बाबू? व्यापारी और कारीगर का संगठन था। दूसरा पॉइंट, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित चीज़ों का निर्धारण कौन करता था? श्रेणी द्वारा किया जाता था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत का निर्धारण श्रेणी द्वारा किया जाता था। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखता था। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखता था। तो ये सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य है। मल्ल, अंग, कोसल, वज्जी व मगध में से कौन से जनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्रवादी राज्य थे? तो गणतंत्रवादी पूछा है ना, तो वज्जी व मल्ल हो जाएगा। वज्जी व मल्ल ये गणतंत्रवादी राज्य थे। वज्जी व मल्ल 6ठी शताब्दी में गणतंत्रवादी राज्य थे। वज्जी व मल्ल, एकदम अच्छे से याद रखना आपको। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित हैं? तो 10। गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित हैं? 10। जैसे कि काशी चले गए, गंगा किनारे है। सूरसेन, मथुरा, ये भी गंगा किनारे है। कौशल, श्रावस्ती, गंगा किनारे। अंग, भागलपुर का क्षेत्र। मगध, पटना, गंगा किनारे है। वत्स जो है गंगा के। पांचाल, मल्ल, चेदी और वज्जी, ये सभी गंगा किनारे हैं। ठीक है। चलिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं?
8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? 8। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8। ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से समय? मेथुरा यहाँ पे गलत हो गया, मथुरा होगा ना। सुरसेनोई, मेथोरा, ये वर्ड वैसे। ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं? सुरसेनोई। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या है बाबू? धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान है। काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में हुआ था? मगध साम्राज्य। तो जो काशी था और लिच्छवी, इसका विलय कर दिया गया था मगध साम्राज्य में। काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में हुआ था? मगध साम्राज्य। काशी और लिच्छवी का विलय किस साम्राज्य में हुआ था? मगध साम्राज्य में हुआ। ठीक है। फिर देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग एवं महापद्म नंद में से किसे श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? तो श्रेणिक के नाम से बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से, श्रेणिक के नाम से किनको जाना जाता है? बिंबिसार को जाना जाता है। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिए। तो श्रेणिक के नाम से किनको जाना जाता है? बिंबिसार को। किनको? बिंबिसार को श्रेणिक। श्रेणिक के नाम से किनको जाना जाता है? बिंबिसार को जाना जाता है। सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखने वाला कौन था? बिंबिसार। सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखने वाला कौन था? बिंबिसार। श्रेणिक नाम से किनको? बिंबिसार को। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईसा पूर्व। आहत सिक्के। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व, आहत सिक्के। ओके, चलिए अब विदेशी आक्रमण हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो देखिए, भारत में प्रथम आक्रांता देश एवं शासक कौन था? पर्सिया, ईरान। भारत में प्रथम आक्रांता देश पर्सिया, ईरान। भारत पर प्रथम आक्रांता देश पर्सिया, ईरान। डेरियस प्रथम ने किया था। शासक, भारत पर प्रथम आक्रांता शासक पूछेगा तो डेरियस प्रथम आक्रांता पर्सिया, ईरान ने किया था। दारा प्रथम, ठीक है, और हखामनी वंश से संबंधित था। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। अगला, पहला ईरानी शासक जिसने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? दारा प्रथम, जो कि डेरियर प्रथम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो पहला ईरानी शासक जिसने सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, दारा प्रथम। इसको डेरियर प्रथम भी कहते हैं। दारा प्रथम को डेरियर प्रथम भी कहते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो अश्वक गणराज्य के अंतर्गत मशग नगर। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो याद रखिए, अश्वक गणराज्य के अंतर्गत मशग नगर, अश्वक गणराज्य के अंतर्गत मशग नगर की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिकंदर के हमले के समय 326 ईसा पूर्व उत्तर भारत पर किस एक राजवंश का शासन था? तो 326 पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है यहाँ से। तो सिकंदर के हमले के समय 326 ईसा पूर्व उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। सिकंदर के हमले के समय 326 ईसा पूर्व उत्तर भारत पर, 326 ईसा पूर्व सिकंदर का हमला होता है भारत पर। तो उस समय भारत पर किस एक राजवंश का शासन था? तो नंद वंश का। किसका था बाबू? नंद वंश का। अब यहाँ पर देखिए, कथन ए और कथन कारण आर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर ए में क्या बोला जाए? लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ये बात सही है, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर ने, ठीक है, भारत कब छोड़ दिया? 325 ईसा पूर्व, 2 वर्ष का अभियान किया वो भारत में, और 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। देखिए कारण बताया, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित, ये बात गलत है। सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये बात गलत है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाख दत्त। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाख दत्त। विशाख दत्त किसकी रचना है बाबू? तो ये मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस
विशाखदत्त तो खुद लेखक हैं और इन्होंने मुद्रा राक्षस नाम से रचना किया है। भारत पर आक्रमण के संदर्भ में सही कालानुक्रम है। तो देखिए, सबसे पहले पार्सियन, यूनानी, पार्सियन, फिर यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, ठीक है। तो भारत पर आक्रमण के संदर्भ में सही कालानुक्रम में याद रखिएगा, सबसे पहले पार्सियनों ने अटैक किया, फिर उसके बाद यूनानी आए, फिर शक, फिर कुषाण। पार्सियन, यूनानी, शक, कुषाण, ऐसे याद रखिए, पार्सियन, यूनानी, शक, कुषाण। किस साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर सिकंदर ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया? तो हखामनी साम्राज्य, ठीक है। आरबेला के युद्धोपरांत 331 ईसा पूर्व, दारा द्वितीय। तो किस साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर सिकंदर ने भारत में अपना राज्य स्थापित किया? तो हखामनी साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर सिकंदर ने हखामनी साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर भारत में अपना राज्य स्थापित किया था। इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, हेरोडोटस के अनुसार भारत द्वारा प्रथम का कौन सा प्रांत था? तो 20वां प्रांत हेरोडोटस के अनुसार भारत दारा प्रथम का कौन सा प्रांत था? तो हेरोडोटस के अनुसार जो अपना भारत है, ये दारा प्रथम का कौन सा प्रांत था? तो 20वां, दारा प्रथम का 20वां प्रांत था भारत। भारत में सिकंदर की सफलता के अधोलिखित कारण थे। तो भारत में सिकंदर सफल कैसे हुआ? क्या क्या कारण रहे सिकंदर की सफलता में? तो उस समय भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं था। जब सिकंदर अटैक करता है भारत में, तो उस समय कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं था। उसकी फौज बेहतर थी, ठीक है। उससे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। सिकंदर को देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, जैसे कि आम्भी और शशिगुप्त, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिए। भारत में सिकंदर की सफलता में क्या कारण रहे? तो सफलता में कारण रहा कि उसमें भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं था, फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 में। अच्छा, 326 में जब सिकंदर भारत पर अटैक किया था, तो उस समय शासक कौन था? तो उस समय नंद वंश का शासक था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 323 में सिकंदर का क्या हो गया? डेथ हो गया बेबीलोन में। सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो झेलम के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं ये सुमेलित हैं, जैसे कि हिमेट्रियस ये हिंद यूनानी वंश से संबंधित है। हिंद यूनानी वंश से संबंधित है। हिमेट्रियस का संबंध हिंद यूनानी वंश। रुद्रदामन, ठीक है, ये शक शासक था। रुद्रदामन ये शक शासक थे। रुद्रदामन शक शासक। गोंडोफर्नीज पहलव वंश से संबंधित है। और विमकटफिसस ये कुषाण वंश से संबंधित है। गोंडोफर्नीज पहलव वंश से संबंधित है। रुद्रदामन शक वंश से संबंधित है। और डिमेट्रियस हिंद यूनानी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है खरोष्ठी लिपि का प्रचार। भारत में ईरानी आक्रमण का प्रभाव के रूप में क्या क्या माना जाता है? खरोष्ठी लिपि का प्रचार, सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। ईरानी आक्रमण जो हुआ, इसका प्रभाव क्या था? अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ठीक है। तो भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप प्रणाली ईरानी याद रखिएगा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। चलिए, निरियाकस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस और अरिस्टोबुलस में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? तो डाइमेकस नहीं आया था। निरियाकस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस और अरिस्टोबुलस में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया? डाइमेकस नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, ठीक है।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था बाबू? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, कपिलवस्तु में। ठीक है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में, तो महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण याद रखिएगा कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण मतलब कि मृत्यु। ठीक है। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर, 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्मोपदेश दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माता जो है वो किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश। मृगदाव, सारनाथ को मृगदाव भी बोलते हैं, सारनाथ को मृगदाव भी बोलते हैं। तो मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति? ठीक है। तो चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ, उस समय कनिष्क था शासक। ठीक है। किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? ठीक है। लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। ठीक है। किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है? तो मौर्य वंश, अशोक के रुम्मनदोई अभिलेख, मौर्य वंश। ठीक है। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। ठीक है। रुम्मनदेई अभिलेख अशोक से संबंधित है, रुम्मनदेई अभिलेख अशोक से संबंधित है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महाबोधि मंदिर जो है ना कहाँ पर है? बोध गया में, और यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। चलिए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के गणतंत्र में। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के गणतंत्र में। महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है मल्लों के गणतंत्र में हुआ, मल्लों के गणतंत्र में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किनके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के गणतंत्र में। महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। कई बार प्रश्न पूछा गया है, महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली। महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में। महात्मा बुद्ध के विषय में दिए गए अधोलिखित कथन सत्य हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंट महात्मा बुद्ध से संबंधित दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं। उनका जन्म कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। ठीक है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। सही बात है, जो महात्मा बुद्ध हुए इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों का प्रचार किया? 4 आर्य सत्यों का उन्होंने प्रचार किया। चलिए हीनयान व्यवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कहाँ पे है बाबू? कार्ले में। करमापा लामा जिस तिब्बती बौद्ध समुदाय से संबंधित है वह कंगयूप। करमापा लामा, ठीक है, कौन से तिब्बती बौद्ध समुदाय से संबंधित है? कंगयूप से। कंगयूप। करमापा लामा कंगयूप से संबंधित है। करमापा लामा कंगयूप से संबंधित है। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किसे कहा जाता है? मैत्रेय को। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किनको कहते हैं? मैत्रेय को। बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध किनको कहा जाता है बाबू? मैत्रेय को कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक की बात करें। सॉरी, प्रवर्तक मैंने कह दिया, प्रतीक। तो देखिए जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। जन्म का प्रतीक क्या है बाबू? कमल एवं सांड। कमल एवं सांड। गृह त्याग का घोड़ा। देखिए गृह त्यागेंगे तो भागने के लिए, यानी कि मान लीजिए गृह त्याग के कहीं जाएंगे तो उसके लिए कोई परिवहन चाहिए, तो घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। निर्वाण पद चिन्ह। और ज्ञान पीपल, बोधि वृक्ष, पीपल। ज्ञान पीपल, ज्ञान का प्रतीक पीपल। अब यहाँ पर देखिए बोला है सही सुमेलित है, तो यहाँ तीनों पॉइंट सही सुमेलित है। विनय पत्रिका की बात करें, ये संघ संबंधी नियम इसमें दिए हुए हैं। विनय पत्रिका में क्या चीज़ है? तो संघ संबंधी नियम है। विनय पत्रिका में क्या चीज़ है? तो ये संघ संबंधी नियम की चर्चा किसमें है? विनय पत्रिका में। संघ संबंधी नियम की चर्चा किसमें है? विनय पत्रिका। सूत पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह
और अष्टांग मार्ग की चर्चा है। सूत पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांत की चर्चा किसमें है, सूत पिटक। बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धांत की चर्चा किसमें है, सूत पिटक। उपदेशों का संग्रह किसमें, सूत पिटक। अष्टांग मार्ग की चर्चा सूत पिटक में। अभिधम पिटक की बात करें, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम पिटक में है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किसमें है, अभिधम पिटक में है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के कौन से केंद्र थे, तो याद रखिए नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के केंद्र नालंदा था, वल्लभी था, विक्रमशिला था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, ठीक है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का, ठीक है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के कुछ गुणों के चरमोत्तरयन की स्थिति को कहा जाता है परमिता। बौद्ध धर्म के बोधिसत्वों के कुछ गुणों के चरमोत्तरयन की स्थिति को क्या कहते हैं, परमिता कहते हैं। ओके, देखिए ब्राह्मण परंपरा या वैदिक धारा से बाहर नास्तिक धारा को मानने वाली परंपरा थी श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा या वैदिक धारा से बाहर नास्तिक धारा को मानने वाली परंपरा थी श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा या वैदिक धारा से बाहर नास्तिक धारा को मानने वाली परंपरा क्या थी, श्रमण परंपरा। परिव्राजक किसे कहा जाता है, परिव्राजक, तो ये वह सन्यासी या त्यागी जो सदैव भ्रमण करता रहे। परिव्राजक किसे कहा जाता है, तो वह सन्यासी या त्यागी जिसे जो सदैव भ्रमण करता हो। सन्यासी के उच्चतर श्रेणी को क्या कहा जाता है, परमहंस। सन्यासी के उच्चतम श्रेणी को परमहंस कहते हैं। सन्यासी के उच्चतम श्रेणी को क्या कहते हैं बाबू, परमहंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है, बुद्ध धम्म एवं संघ है। ओके, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बौद्ध सभाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए जो प्रथम बौद्ध संगति है, इसका समय याद रखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर, राजगीर में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ। और जो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, और किसके शासन काल में हुआ, अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ, राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, और चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर। जगह का नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चौथा बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर। अब अध्यक्ष के बारे में याद करते हैं। चलिए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सबकामी, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस, और चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र, ठीक है। चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, यहाँ पे प्रश्न फंसाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फंसना नहीं है। जो चौथा बौद्ध संगति अध्यक्ष वसुमित्र और अध्यक्ष वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन है, अश्वघोष उपाध्यक्ष। अश्वघोष देखिए अ से उपा, ऐसे मतलब कि ओ से तो उपा नहीं होता है, ठीक है, ऊ से उपा होता है। तो ऐसे याद करने के लिए ऐसे याद रखिए, अश्वघोष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अश्वघोष, ऐसे। वसुमित्र अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं। किनके काल में कौन सा हुआ, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में, और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के काल में। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चौथा बौद्ध संगति को लेकर यहाँ से प्रश्न बनाएगा। चौथा बौद्ध संगति के बारे में याद रखना, एक ही चीज़ याद रखिए, उपाध्यक्ष के बारे में। जब आप उपाध्यक्ष याद कर लीजिएगा तो अध्यक्ष खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा कि वसुमित्र है। उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। चौथे बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब थोड़ा सा डेट याद कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व, और चौथा बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था, उपाली द्वारा। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया, उपाली के द्वारा।
ठीक है। अश्वघोष, बुद्धघोष व सुमित्र एवं नागार्जुन में कौन बौद्ध धर्म के ग्रंथों का महान टीकाकार था? तो बुद्धघोष। देखिए इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ तक, इस पॉइंट तक रखते हैं, उपालि तक। इसके बाद तीसरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।